अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना न्याजी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कुछ भी छेड़छाड़ से पहले, कुछ भी तू मैं से पहले हम सब आज की टॉप स्टोरीज की बात करते हैं। पीएसएल के बारे में बात करेंगे, कल के मैचेस की तफसील के साथ, आज होने वाले मैच के हवाले से भी बात करेंगे। पीटीआई जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है। कल 200 जो कारकुनान हैं पीटीआई के, उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। शामिद कुरैशी, असद उमर, आजम सुबाती, उनकी भी कल गिरफ्तारियां हुई। इस पर तफसील से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सालाना 200 अरब रुपए के बचत प्लान का ऐलान कर दिया है और तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी फैसला किया है। तो इस सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन जो डिले हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है। तो इस सुओ मोटो एक्शन के बाद आज चुके 23 तारीख को इसकी हेयरिंग भी है दोपहर 2 बजे। तो इस पर हम तफसील से बात करते हैं, बल्कि हम उससे पहले एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल जी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अज खुद नोटिस लेकर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 9 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी लार्जर बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक अज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया है। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर तबादला केस की समाअत की थी। इस केस की समाअत के दौरान इंतखाबात में ताखीर और इलेक्शन कमीशन का किरदार ज़ेरे बहस आया, जिस पर फाजिल बेंच ने ये मामला अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भेजा था। इंतखाबात में ताखीर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस दिया है। इस पर तफसील से बात करते हैं और 3 बड़े सवालात जो कोर्ट की जानिब से पूछे गए हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त मौजूद हैं और सलमान आबिद साहब सीनियर एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। उसको नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और 3 बड़े सवालात पूछे गए कि इंतखाबात करवाना जिम्मेदारी किसकी है और तारीख देने का मामला इतना तवील क्यों हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या किरदार है। आपको क्या लगता है कि इसमें अदालत की जानिब से क्या एक बार फिर डायरेक्शन दी जाएगी, जिस तरह हमने देखा कि पंजाब की सूबाई असम्बली के इलेक्शंस की इंतखाबात की जब ये सारा मामला चल रहा था तो उसमें भी कोर्ट ऑर्डर्स को ही फॉलो किया गया। तो इस मामले में क्या लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर आप तो इंतखाब की तारीख तो मैं समझता हूँ सदर ने दी और ये वैलिडली दे दी है। वो रीजन मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अभी जो मामला आएगा वो शेड्यूल का आएगा। इलेक्शन कमीशन को हदायत होंगी कि वो सेक्शन 54 के तहत इलेक्शन का शेड्यूल लेके आए। इलेक्शन का शेड्यूल सेक्शन 54 जिसके तहत 57 सॉरी जिसके तहत सदर ने डायरेक्शन दी है, पोल की डेट दी है, उसमें लिखा है 54 दिन का शेड्यूल होना है और 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जब पोल डेट आ जाए शेड्यूल का ऐलान करना है। यहाँ तो आपको पता है मैंने लाहौर हाई कोर्ट जब फैसला लिया उससे पहले मैंने नोटिस डाले गवर्नर को, इलेक्शन कमीशन को, लेकिन सब ने आइन तोड़ा। कोई तैयार नहीं था पोल डेट देने को। गवर्नर ने अजीब सी मंतक बनाई जो कि असेंबली मैंने तहलील नहीं की, मैं झूठ डेट दूं। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आपका। और अटॉर्नी जनरल ने कल कह भी दिया जब इलेक्शन कमीशन उसके पीछे छुपा हुआ है। इलेक्शन कमीशन, पीडीएम, निगरान हुकूमतें, गवर्नर सारे ही एक पेश हुए और मकसद है आइन तोड़ना, आर्टिकल 224 को तोड़ना, नॉट लेटर देन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। 10 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया गवर्नर के इनकार के बावजूद कि नहीं इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मशावरत करके डेट दे। उन्होंने उसकी अपीलें दायर कर दी, इलेक्शन कमीशन ने भी अपीलें दायर कर दी और गवर्नर ने भी अपीलें दायर कर दी। हैरानकुन बात यह है कि अब क्या बात है कि क्या आप मानना ही नहीं चाह रहे। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाकायदा लफ्ज रिग्रेटर इस्तेमाल किया उन्होंने
और आज तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी लगी हुई है, जहाँ लार्जर बेंच की वहां लगी है, तो लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की। अब ये काम बड़ा सीधा सा, अब यहाँ आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, हलफ तोड़ा है। मैं समझता हूँ गवर्नर, दोनों गवर्नरों के खिलाफ एक्शन बनता है, इस तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी एक्शन बनता है। उसका काम ही यही है। अवाम पूछती है कि इलेक्शन में कमीशन और करना क्या है, कुछ हजारों लोगों का स्टाफ है, अरबों रुपए का इलेक्शन बजट है। कमीशन जो बहाने बना रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इलेक्शन कमीशन तो कहती है अजहर साहब के सिक्योरिटी रीजंस हैं, फिर विफाक से जो फंड्स मांगे वो उनको इनकार कर दिया गया। तो अगर ऐसे में अदालती हुक्म आता है तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या बहाना लगाएगा या क्या उसकी तरफ से जवाब आएगा आपके ख्याल? इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया 220 के तहत, हर एक को मानना पड़ेगा। वो बाकी हुकूमत को डायरेक्शन देगा, पैसे देने पड़ेंगे, डायरेक्शन देगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगी। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम की मशीनरी की स्कीम बड़ी वाज़ेह है। यानी ये और ना लटका सकते हैं, डिले कर सकते हैं। अब जो डिले कर रहे हैं ना, इनसे इनकी बदनीति सामने आ रही है। जस्टिफाई करना है। यानी आज से पहले इलेक्शन 2 दफा हुए हैं, एक बार सैलाब आ गया था, एक दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। और ये अगर उठाकर आप देखें कि जिस दिन ये मामला असेंबली तहलील हुई है, उसके बाद वजीर कानून का बयान देख लें तो नजर आ रहा था कि वो यही चाह रहे हैं। अभी कल वजीर आज़म देखे ना, वो क्या लफ्ज कह रहे हैं कि सदर ने क्यों नहीं इख्तियार इस्तेमाल करा? जब गवर्नर अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहा, गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, तो फिर कौन करेगा? इस कॉन्स्टिट्यूशन सदर ने करना है। और सदर को मैंने बकायदा लीगल नोटिस दिए हैं कि सेक्शन 57 के तहत आप डेट दें। और इसी पे लाहौर हाई कोर्ट ने उस दिन बाकायदा नोटिस भी जारी किया सदर को कि आप डेट क्यों नहीं दे रहे। और सदर पाकिस्तान ने उस दिन ये डेट बाकायदा दे दी है। वैसे लाहौर हाई कोर्ट में तो मंडे के लिए लगा है, लेकिन ये इतना लंबा इशू नहीं है, ये आज ही सेटल हो सकता है। ये कोई लंबी इंटरप्रिटेशन नहीं है इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियर है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। यानी ये हो नहीं सकता कि नॉट लेटर देन 90 डेज से आगे इलेक्शन किसी शक्ल में भी जा नहीं सकते हैं। ये ऑलरेडी अवजेर में रखी गई है। ऑलरेडी इस वक्त तकरीबन आज हो गई है 24 तारीख, 23 तारीख हो गई है, 17 दिन पहले है। तो आप अगर इनको जमा करें तो ये 40 दिन गुजर गए हैं, 40 और 50 दिन पीछे रह गए हैं। 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल देना है, तो 3 दिन तो ऑलरेडी डिले हैं। इलेक्शन मैंने नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट चाहे लेट बैठे, आज बैठे या कल बैठे, कल तक ये फैसला दे देगी और इलेक्शन शेड्यूल आपको पंजाब का भी आ जाएगा। और केपी में आपको पता है हाई कोर्ट ने कहा कि सदर ने डेट दे दी, जाए जाकर शेड्यूल लेके आना है। आप देखें ना, वहां तो बड़ी क्लियर है, वहां तो हमारी। जी बिल्कुल। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से इस मामले पर रोशनी डाली। और देखना ये है कि इसको नोटिस के बाद अदालती अहकाम क्या आते हैं। बिल्कुल जी। और अब हमारे साथ सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर इन सुनो पाकिस्तान। 9 अप्रैल की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत ने दी है, और अब सुप्रीम कोर्ट के क्या अहकामात हैं, क्या वो अहकामात दे सकता है इलेक्शन कमीशन को? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो इस वक्त मामला सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया है। और ये बात मैं पहले भी कहता रहा था कि इंतखाबात का जो मामला है और उसमें जो ताखीर हो रही है, अब ये गेंद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ही हतमी फैसला करेगा। अब जब कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया है, और ये क्यों लिया है, इसका एक बैकग्राउंड है। और इसका एक बैकग्राउंड ये है कि गवर्नर साइलेंट है। गवर्नर जो है, दोनों सूबाई गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने से गुरेज कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन भी मुसलसल तारीख देने से गुरेज कर रहा है, और उसने ये मामला गवर्नर के ऊपर डाल दिया है और ये कहा कि जी गवर्नर जब तक डेट नहीं देंगे हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। फिर सदर मुमलिकत ने बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा, उन्होंने जवाब ना दिया। फिर उसके बाद नाराजगी का इजहार भी किया कि लफ्ज ठीक नहीं है। उसके बाद सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को अपने पास बुलाया मुशावरत के लिए, जिसके लिए वो आईनी तौर पर पाबंद थे, तो इलेक्शन कमीशन ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। तो अब एम्बिग्यूटी ये हो गई कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है या नहीं है, क्या गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार है या नहीं है, और जो सदर मुमलिकत ने फिर डेट दी है क्या वो आईनी है या गैर आईनी है। तो अब ये सब सवालात इकट्ठे हो गए, तो इसकी तशरीह किसने करनी थी? इसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है कि सदर ठीक कह रहे हैं, गवर्नर ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आज खुद नोटिस क्यों लिया है, वो कम से कम इस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करे कि यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनली कि जनाब कौन किसकी ये जिम्मेदारी है और कौन अपनी जिम्मेदारी से इनराफ कर रहा है, कौन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा, कौन आइन को वायलेट कर रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर देगा, जो 3 सवालात उन्होंने रखे हैं इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। और मुझे लगता यह है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो आ जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है आप देखिएगा कि सिर्फ सूबाई इलेक्शन की बात नहीं, बल्कि बात यहाँ पर जनरल इलेक्शन की तरफ भी जा सकती है।
क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है उस सिचुएशन में फिर आपको एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सूबाई इलेक्शन के करवाने के हवाले से या जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हालात अगर उस तरह से नहीं है तो फिर ये सारा मामला मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एक जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ा जा सके। तो अब फाइनल गेम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस चीज को लेके चलता है। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की पूरी अप्रोच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जाए। यानी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मर्जी के जजेस लगाने की बात की है और ऐसे जजेस को कहा है कि जी उनको केस ना दिया जाए जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है। यानी एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की गई है कि इसमें जो जजेस हैं वो जो है ना पार्टी के हमारी पार्टी से लॉयल नहीं है या हमारी पार्टी के खिलाफ है। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत को मैं खत लिखूंगा एहतजाजी और कहूंगा कि आपने ये क्या किरदार अदा किया है। तो सदर के किरदार को भी मुतनाज़ा बनाने की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये बाकायदा एक दबाव भी डाला जा रहा है अदलिया के ऊपर ताकि अपनी मर्जी का कोई फैसला जो है वो सामने लाया जा सके। अच्छा सलमान आबिद साहब, जेल भरो तहरीक का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? कल 200 कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई, सीनियर रहनुमाओं में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती की गिरफ्तारी हुई, तो क्या ये प्रेशर अब मजीद बिल्ड होगा आने वाले दिनों में? देखिए ये प्रेशर ही है, इससे ज्यादा इसको और देखा ना जाए। ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती है जिससे जो सियासी जमातें हैं वो अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करती हैं पॉलिटिकली। आपने देखा कि कल 3-4 घंटे के लिए मीडिया में उन्होंने पूरी स्पेस क्रिएट की रखी और पूरे मीडिया पे वो जो 200 लोगों ने गिरफ्तारी देनी थी वो एक मामला सामने आता रहा, तो उससे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो जनरेट कर दी। यानी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान गए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली वहां जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया। फिर कल जो 200 लोग जिन्होंने गिरफ्तारी देनी थी तो माल रोड के ऊपर एक अच्छा खासा मजमा जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिया और गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये 4-5 दिन 6 दिन जो 200 लोग गिरफ्तारियां देंगे तो उसमें भी खास तौर पे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी क्रिएट होगी। इसका कोई बड़ा लार्जर इम्पैक्ट जो है ना कि इलेक्शन के हवाले से जो आना है अब वो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने आज या कल डिसाइड कर देना है। तो मुझे लगता है कि ये जेल भरो तहरीक जो है एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं साबित होगा। ठीक हो गया। सलमान आबिद साहब, क्या खान साहब भी जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देंगे? ये तो डिपेंड करता है ना जी, हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अभी आप देखिए ना, जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे तो बहुत सा कहा गया था कि उनको गिरफ्तार किया जाना है लेकिन नहीं किया जा सका। अब उनको इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में तलब किया गया है, फिर नैब की अदालत में तलब किया गया है। तो इमरान खान साहब को तो राना सनाउल्लाह के बकौल वो तो हर सूरत में गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनको हुकूमती क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो लेट्स सी, देखना पड़ेगा कि जब इमरान खान साहब बाहर आते हैं और इसी तरह से वो अपनी गिरफ्तारी खुद पेश करते हैं या उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त हुकूमत काफी दबाव में है सारी सूरत हाल में। एक तरफ माशी बुरहान है, एक तरफ सियासी बुरहान है और दूसरी तरफ इंतखाबात ना करवाने की जो पॉलिसी हुकूमत ने इख्तियार की हुई है उसके हवाले से उसे अदालतों से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जी सलमान आबिद साहब, वफाकी हुकूमत ने दफा 144 लगा दी है और अब गिरफ्तारी जो है वो लाजमी है। क्या इस हुकूमत को फायदा होने वाला है या फिर पीटीआई को इसका फायदा होगा? क्या समझते हैं आप? देखिए अमूमी तौर पे तो 144 जो है वो अमूमी तौर पे शहरों में लगी रहती है, लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है, कल आपने ख्वाजा साद रफीक का बयान सुना होगा। उन्होंने अपनी पार्टी को हदायत की थी कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, बिला वजह जो है वो उसे एक सियासी शो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जो कुछ उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में हुआ और जिस तरह से कल लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो ये तो इसका फायदा तो अल्टीमेटली पीटीआई को होगा ना कि उसके लोगों की मोबिलाइजेशन हो रही है और वो एक इंतखाबी मूड में जा रहे हैं और एक इलेक्शन कैंपेन उन्होंने सजा दी है और उनके वर्करों के अंदर जरा जोश भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली सियासी फायदा तो जो है वो पीटीआई को होगा और एक काफी सुक्की का सामना करना पड़ेगा अगर बड़ी तादाद में लोग अपनी गिरफ्तारियां पेश कर देते हैं। और खास तौर पे कहा जा रहा है कि इन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनको डीजी खान, मियांवाली, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान की जेलों में भेजा जाएगा, तो उसको भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर ही देखा जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि हुकूमत जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार है इस वक्त। अच्छा सलमान आबिद साहब, थोड़ा अगर आइन और कानून की नज़र में इस सारे मामले को देखा जाए, इंतखाबात के अब अदालत में ये मामला चला गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले को सुनेंगे भी। उन्होंने जो 3 बड़े सवालात पूछे हैं उस पर इलेक्शन कमीशन भी जवाब देगा, मौजूदा हुकूमत भी, गवर्नर्स भी सब। आपके ख्याल में चेयरमैन नैब के रेजिग्नेशन के बाद क्या मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं? क्या ये एक चाल भी हो सकती है कि लेट्स से आने वाले दिनों में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिजाइन दे दें या 2-3 बड़े
इस्तीफे आ जाएं जिससे वो सीट खाली हो जाए और एक बार फिर डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाए, या फिर आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आने के बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती और अमल दरामद करना पड़ेगा अहकामात पर? व्हाट डू यू से? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली एक फैसला सुना देगा ना जी, उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। फिर आपको इलेक्शन करवाना है, कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मौजूद आ जाएंगे अगर वो इस्तीफा देते हैं, और इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है, अगर उसको किसी चीज ने जोड़ के रखना है ना, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक दफा पटरी से उतार दें तो फिर इसको वापस पटरी पे लाना बहुत मुश्किल होगा। फिर उसका सियासत और जमहूरियत का मुस्तकबिल भी जो है वो काफी, जिसे कहते हैं ना, खौफनाक होगा। तो इसलिए हर सूरत में हमें कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को लेके चलना है, और कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि 90 डेज के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं। और अगर आप इससे एक दिन के लिए भी आगे जाएंगे तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से उसको लेजिटिमाइज करवाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त मूड है वो कोई ऐसे फैसले की तौसीक करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हुकूमत बहाने बना रही है ना, ये कि जी इस वक्त दहशतगर्दी का मसला है, मईशत का बड़ा मसला है, मर्दमशुमारी के मसले हैं, एक्चुअली इन सब के पीछे एक सियासत है। और सियासत यह है कि इस वक्त का जो हुक्मरान तबका है उसको किसी भी सूरत में इलेक्शन सूट नहीं करता, इसलिए वो हर सूरत में इलेक्शन से फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी दीवार उनके सामने जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अच्छा सलमान आबिद साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो सालाना 200 अरब रुपए के बजट प्लान का ऐलान किया है, एक तो इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। बजट प्लान तो चले लेट्स सी वाली सिचुएशन है, लेकिन ये तोशा खाना का रिकॉर्ड भी पब्लिक करने का फैसला किया गया है। तो ये क्या तमाम डेटा जो है वो पब्लिक किया जाएगा? कब से किया जाएगा? पिछले 15 साल का, 20 साल का, या फिर खान साहब की हुकूमत का सिर्फ रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा? आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से मैंने होश संभाला है, हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि हम सादगी को इख्तियार करेंगे, लेकिन अमली तौर पे सादगी कोई इख्तियार नहीं करता। मिसाल के तौर पे कल प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि क्या जरूरत है उनको 85 लोगों की काबीना की। वो अपनी काबीना का साइज जो है 35 लोगों पर लेकर आ रहे हैं। अगरचे वो ये कहते हैं कि जी वो तनख्वाहें नहीं लेंगे, लेकिन सारी मराद तो वो लेंगे ना जी, वो मराद तो नहीं छोड़ने वाले, आपको पता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इकोनॉमी जो है, इससे आप बचत तो कर सकते हैं, लेकिन इससे इकोनॉमी नहीं चलती। मैं आपको बताऊं, इकोनॉमी चलेगी जब आप अपनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, जब आमदन बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, आप टैक्स नेट कैसे बढ़ाएंगे, आप कैसे ताकतवर लोगों पे टैक्स लगाएंगे, आप कैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे या गैर मुल्कियों को कहेंगे कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, कैसे आप एक कारोबारी माहौल जनरेट करेंगे इकोनॉमिक्स की रिवाइवल के लिए, और कैसे आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। तो जो बड़े बड़े फैसले करने हैं ना, वो तो कर नहीं रहे। हमारा ख्याल ये है कि अगर हम इन चीजों को महदूद कर लेंगे, सादगी इख्तियार कर लेंगे, तो उससे मईशत जो है वो बहाल हो जाएगी। अभी देखिए ना, इन्होंने कल कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि उन्होंने ताकतवर लोगों पर टैक्स लगाए हैं और गरीब लोगों पर टैक्स नहीं लगाए। अब सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर से कोई बंदा पूछे कि ये जो 170 अरब रुपए और उसके बाद जो 500 अरब रुपए के टैक्सेस लगने हैं, ये तो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आपसे और मुझसे लिए जाएंगे, बिना से लिए जाएंगे। तो ये कहना कि जी हमने लोगों पर टैक्स नहीं लगाया, आम लोग तो इस वक्त महंगाई की चक्की में रोजाना की बुनियाद पे पिस रहे हैं ना, तो सारा बोझ तो आपने आम लोगों पे डाल दिया है। अच्छा, अब उसको कवर करने के लिए आपने ये सादगी की मुहिम चला दी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ईवान वजीर आजम खाली कर दिया जाएगा, ईवान सदर खाली कर दिए जाएंगे, गवर्नर हाउस खाली कर दिए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस खाली कर दिए जाएंगे? ये देखिए ना, सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये सारा का सारा जो हमारे यहाँ एक तमाशा लगाया जाता है ना, ठीक हो गया बहुत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। अभी जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और देखते रहिए, आपसे बातें करेंगे, मजीद आपसे बातें करेंगे। मैं इस पे थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि अब लेट्स सी वाली सिचुएशन है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो इंतखाबात के हवाले से उसको नोटिस दिया गया है, उस पर भी आज हियरिंग है, और जेल भरो तहरीक जो है ये भी मार्च के स्टार्ट तक जारी रहना है। तो इस वक्त गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर बिल्ड होता है ऑपोजिशन यानी पीटीआई की जानिब से, या फिर अदालती अहकामात के बाद अगला लाहेअमल क्या होगा इलेक्शन कमीशन का, गवर्नर्स का, या फिर विफाकी हुकूमत का? तो जी, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारी और भी पॉलिटिकल अपडेट्स लेके हम हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सालाना 200 अरब रुपए के बजट प्लान का ऐलान किया है और तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी फैसला किया है। किफ़ायत शारी मुहिम पर बहुत जोर दिया गया। कुछ अच्छे फैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने आए और काबीना के इजलास के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अच्छे दिन आएंगे। मुश्किल मौशी हालात में बड़े फैसले, अवामी बोझ बांटने के लिए वजीर आजम समेत हुकूमती ओहदेदार सादा तर्ज जिंदगी अपनाएंगे। वजीर मुशीर मोमिनीन खुसूसी तनख्वाह लेंगे नामरात। गैस बिजली और टेलीफोन के बिल जेब से अदा करने की हिदायत। वज़रा से लग्जरी गाड़ियां वापस लेकर नीलाम होंगी। तमाम वज़रा, तमाम मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावनीन खुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें मरात ना लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। बैरून मुल्क दौरों के दौरान वज़रा का मुआविन अमला साथ जाएगा, न बिजनेस क्लास में सफ़र होगा। 5 स्टार होटल्स में क़याम पर पाबंदी। सरकारी मुलाजमीन को एक से ज़्यादा प्लॉट अलॉट नहीं किए जाएंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। माविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। जून 2024 तक तमाम पुरतायुश अशिया और नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। गर्मियों में बिजली बचत के लिए दफातर सुबह 7:30 बजे खोले जाएंगे। तमाम हुकूमती तकरीबात में 1 डिश होगी। गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। किसने कितने तहाइफ लिए, कितने में फरोख्त किए, अब कुछ नहीं छुपेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोशाखाना रिकॉर्ड वेबसाइट पर पब्लिक करने का ऐलान भी किया। मुस्तकबिल में सिर्फ $300 तक का तोहफा रखा जा सकेगा। शहबाज शरीफ ने जहां अखराजात में कमी का कहा, वहीं महंगाई बढ़ने के खदशे का भी इजहार किया। कहते हैं IMF से मामलात तय पाने के करीब हैं। प्रोग्राम जारी रखने के लिए तमाम शराइत पूरी करेंगे। जी जनाब, तो ये कुछ अहम, बड़े और अच्छे फैसले किए गए और आपने तफसील से जाना इन फैसलों के बारे में। इसी पर बात करते हैं सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब और आबिद सुलैरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले अहमद वलीद साहब से। जी अहमद वलीद साहब, पहले वफाकी काबीना का जो है वो इजलास हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस भी हुई और बहुत अच्छे, अहम और बड़े फैसले किए गए। किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये जो फैसले हैं, पाकिस्तान की मुईशत जो है, जिस हिसाब से आपने देखा कि मुल्क जिस हाल पे पहुंचा हुआ है, तो ये फैसले इन्होंने देर से किए, लेकिन बड़ा अच्छा इक़दाम है और मज़ीद भी इस तरह के उनको फैसले करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता लग्जरी। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि उनकी जो लग्जरी कारें हैं उनसे वापस ली जाएंगी। तो इस तरह से पाकिस्तान को इस वक्त तय करना है कि अगर आप ख़ास तौर पे हुकूमत को, अगर हुकूमत के जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़रा हैं, बहुत अमीर लोग हैं सब, आप देखें कि इलेक्शन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद फिर ये इलेक्शन जीत कर आते हैं, तो उसके बाद फिर ये सरकारी जो अखराजात हैं उनके ऊपर उठाए जाते हैं, जो बैरूनी दौरे हैं, जो उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके फ्यूल हैं, फिर उनके जी रहाइश के अखराजात हैं, फिर उनके खाने पीने के अखराजात हैं। इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी देर पहले ही पाकिस्तान को ये फैसला कर लेना चाहिए था, हुकूमत को, कि हम ये अखराजात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कल, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है उनका, उन्होंने ये फैसला किया कि हम ये अखराजात जो है वो कम करने जा रहे हैं, तो इससे ये होगा कि अवाम में ये तासुर जाएगा कि अवाम ये समझेंगे कि हमारे ऊपर जो मुश्किलात आई हैं, उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो खुद भी अपने अखराजात कम कर रही है, क्योंकि अवाम की जुबान पे था कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, सारा महंगाई का हमारे ऊपर जो सारा बर्डन है वो डाल दिया है, लेकिन हुकूमत खुद अपने अखराजात भी तो कम करे। तो ये इसके बाद ये फैसला जो है कम से कम थोड़ा बहुत उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनका गम गुस्सा है, उसको थोड़ा बहुत काम करेगा और ये अच्छा फैसला होना चाहिए। और मजीद सूबों के अंदर भी इस तरह के फैसले होने चाहिए, फिर ब्यूरोक्रेसी में भी ये फैसले होने चाहिए कि किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपने अखराजात, जी मोनेटाइजेशन है
वो होनी चाहिए कि इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स जो है वो पूरा पूरा दिन एसी लगा के रखते हैं, चाहे वो कमरों में अपने घरों में बैठे या नहीं बैठे, किस तरह से वो अपना फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये सारे पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़े इकदाम की इस तरह की ज़रूरत है, और दुनिया को भी हमने दिखाना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और लेकिन हम कि अपने मुल्क में इस तरह के इकदाम कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्प जो है, अगर आपको इकोनॉमिक हेल्प, माली हेल्प चाहिए तो वो भी आपको मिल सके। बिल्कुल सही। आबिद सुलैनी साहब, आप क्या कहेंगे? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने बहुत सी फजूल खर्चियों का जिक्र भी किया, तो क्या इसका मतलब है कि हुकूमत जानती है कि खजाने को किस बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है? नो डाउट ये अच्छे फैसले हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है सर कि क्या वफाकी हुकूमत इन फैसलों पर अमल कर पाएगी, और अगर करती है तो मईशत पर क्या मुस्बत असरात होंगे इसके? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि फैसले या पॉलिसीज़ उतनी ही अच्छी होती हैं जितना उन पर अमल किया जा सके, और अल्लाह करे कि इस पर अमल हो जाए। ऑप्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए ये अच्छी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका शायद अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमने देखा पिछली हुकूमत भी जब आई थी तो उन्होंने कुछ भैंसें बेची, कुछ गाड़ियाँ बेची। अब भी अगर आप गाड़ियों के ऑप्शन जो है उसमें जाते हैं तो सवाल ये पैदा होगा कि उन गाड़ियों को कौन खरीद रहा है, और वो गाड़ियाँ जो हैं क्या वो उन्हें पौने दामों बिक रही हैं। नई हुकूमत कोई आएगी, वो आके फिर दोबारा नई उतनी गाड़ियाँ जो है उनका ऑर्डर दे रही होगी, एक्सचेकर जो है उसको उतना ज़्यादा बोझ पड़ रहा होगा। इसी तरीके से जो समर टाइम है पूरी दुनिया में होता है, गर्मियों में घड़ियाँ जो है वो 1 घंटा पीछे कर ली जाती हैं, जो कि मुस्तहसन इक़दाम है। लेकिन वहाँ पे सवाल ये है कि क्या जो बाबू लोग हैं वो 7:30 बजे ऑफिस आ जाएंगे, या ऑफिस तो 7:30 बजे खुल जाएगा और साहब जो है वो अगर 11 बजे पहुँच रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पूरा वर्किंग डे खत्म हो चुका हो, तब आ रहे हो, तो ये चीज़ें देखना होंगी कि इन पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। असल चीज़ ऑप्टिक्स की, और असल चीज़ है कि मिन हैसिल कौम क्या हम इस वक्त ये बात मानने तैयार हैं कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक डिफॉल्ट के दाने पे पहुंचा हुआ है, और इस वक्त हुकूमत उसको कोशिश कर रही है रिसेसिटेट करने की। अगर ये मिन हैसिल कौम हम इस बात को रियलाइज़ कर लें तो फिर शायद आपको पावर कट करके मॉल्स बंद नहीं करना पड़ेंगे। इस वक्त ये होगा कि अगर आप 8:30 बजे बिजली के उनके बंद कर देते हैं स्विचेस, जो सप्लाई है, लोग अपने जनरेटर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। डीजल और पेट्रोल की जो इम्पोर्टिंग कास्ट है वो तो वही की वही रहेगी। तो शायद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन येस इट्स स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस पे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि ठीक है, इस पे अमल शुरू हो जाए। ये ऑप्शन वाली जो गाड़ियों के ऑप्शन वाली बात है, मेरा ख्याल है इसको उनको रिव्यू करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं और कल को कोई और हुकूमत आती है और आके नया ऑर्डर प्लेस करती है तो ये एक डबल बर्डन होगा हुकूमत। जी अच्छा, अहमद वलीद साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोशा खाना रिकॉर्ड को भी पब्लिक करने का जिक्र हुआ। आप क्या समझते हैं कितने सालों का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया जाएगा? देखिए, जितना मुमकिन हो सकता है वो पब्लिक होना चाहिए। तमाम हुकूमत के जो अखराजात हैं, तोशा खाना है, रिकॉर्ड है, सारा आवाम के सामने होना चाहिए कि क्या आपको मिल रहा है और कौन इसको ख़रीद रहा है, कितने पैसे अदा किए जा रहे हैं और कितने वो फिर उसको डिक्लेरेशन उसका किया जा रहा है। तो ये मामला जो है अब इसको ख़त्म होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं, और लिमिट होनी चाहिए। दुनिया भर में जो है वो एक लिमिट है। कोई सरकारी अफसरान जो हैं वो एक लिमिट के उससे ऊपर वो तोहफ़ नहीं ले सकते दुनिया भर में। तो इनको भी चाहिए कि कोई रूल सेट करें, और जो भी चीज़ें इस तरह की गिफ्ट्स आएँ उनकी बिल्कुल पब्लिकली सबको पता होना चाहिए कि ये गिफ्ट्स यहाँ मौजूद हैं। अगर उनकी कोई आपने कोई म्यूज़ियम बनाना है जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, वो म्यूज़ियम बना के रख दें। अगर आप पब्लिक को बेचना चाहते हैं तो वो बेचें, लेकिन ये कि इसका कोई ना कोई फार्मूला जो है वो ज़रूर तय होना चाहिए। तो अहमद वलीद साहब, क्या ये खान साहब का ही रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा या सारा रिकॉर्ड ही पब्लिक किया जाएगा? क्या समझते हैं कि सारा फोकस खान साहब पर तो नहीं है? नहीं, होना तो ये चाहिए कि माजी में जितनी भी गाड़ियाँ या जितने भी अदवार के अंदर जो भी तोहफ़ हुक्मरानों ने लिए हैं, खरीदे हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो सामने आनी चाहिए। और जितनी चीज़ें मौजूद हैं तोशा खाना में, उनकी डिटेल्स सब पब्लिक होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को पता हो
कि हमारे पास तोशाखाना में ये तोहफ़े पड़े और ये चीज़ें जो हैं फलां हुक्मरानों ने ली और ख़रीदी या क्या दाम अदा किए उसके, और उसके बाद उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, क्या उनको बिल्कुल शो किया उन्होंने कि बिल्कुल उन्होंने ये चीज़ें ख़रीद ली है। सही। ऑलराइट जी, सुलेहरी साहब, आप अवाम को क्या मशवरा देंगे कफायत शारी अपनाने के हवाले से? क्या इक़दाम जो हैं वो किए जाने चाहिए? देखिए इस वक्त हुकूमत को भी और साहब सियत जो हमारे शहरी हैं उनको भी ये देखना है कि हम सोशल प्रोटेक्शन जो है वो कितनी बेहतर कर सकें। हम वो जो इनको लो इनकम अर्नर, लो मिडिल इनकम अर्नर, उनका ख्याल कैसे कर सकते हैं। तो हमें सारे को ये देखना है कि वो कितने अपने इर्द गिर्द अफराद की मदद जो है वो इस वक्त कर सकते हैं। हुकूमत को टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना होगा। जो ये चीज़ें जो कि इस वक्त टैरिफ पॉलिसीज एनर्जी की वो रोल ओवर होंगी, उससे महंगाई बढ़ रही होगी। जीएसटी 17 से 18%, उससे महंगाई बढ़ रही होगी। रुपए की डेप्रिसिएशन जो है उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा। मार्च में वैसे रमज़ान शुरू हो रहा है 23 मार्च में, जो कि बदकिस्मती से मुनाफाखोरी का एक जरिया बन चुका है पाकिस्तान में। इसमें भी बहुत से लोग जो हैं वो होर्डिंग और प्रॉफिटीरिंग से बाज नहीं आ रहे होते, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि कोई हमारे जो इर्द गिर्द कोई ऐसे अफराद रह ना जाए जो कि इस कस्म पुरसी में हो। तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल सेफ्टी नेट्स को स्ट्रॉन्ग करना और उसमें टारगेटेड सब्सिडीज को स्ट्रॉन्ग करना, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो दौलत है वो शायद किसी के पास पर्सनल हो, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो मुआशरे की मिल्कियत होते हैं। तो अगर कोई बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है तो उसका ये मतलब नहीं कि अपने घर के तमाम एसी और तमाम जो आलात हैं वो उनको फुल स्पीड पे चला रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो फर्नेस ऑयल है, जो गैस है जिससे ये बिजली बनती है, उसके लिए डॉलर्स चाहिए और हमें डॉलर्स को सेव करना है। कंजम्पशन जो है वो डॉलर्स में सेव करनी है ताकि जो इस वक्त मुल्क एक थोड़ी सी बहरानी कैफियत मुआशी है उसमें बेहतरी लाई जा सके। बिल्कुल सही। सुलेहरी साहब, टारगेटेड सब्सिडी का आपने जिक्र किया, तो ये इस पर किस तरह से अमल किया जाएगा? क्योंकि रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो ऐसे में जो गरीब आवाम है, जो दिहाड़ीदार तबका है हमारा, उनकी नज़रें सब्सिडी पर ही होती हैं कि हमें ख़ास तौर पर रमज़ान में क्या अशिया सस्ती मिलेंगी। तो हम तो मौजूदा हालात में देख रहे हैं कि जो माफियाज हैं और मुनाफा हो रहे हैं, उन्होंने बड़ा सर उठाना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ हुकूमत की जो किफ़ायत शारी मुहिम है, नो डाउट वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जो सिचुएशन मार्केट की कंट्रोल करना वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है हुकूमत उसमें क्यों कमज़ोर दिखाई दे रही है? देखिए ये सारी हुकूमतों का यही हाल है। असल में ये क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद तक मुहित और इस्लामाबाद में कंट्रोल नहीं कर पाती। आप देखें कि हर सेक्टर में जो है वो ग्रॉसरी के, सब्जियों के, फलों के रेट जो है वो अपनी मर्जी से दिए जा रहे होते हैं। टारगेटेड सब्सिडी से मुराद ये है कि आप जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वसी डेटाबेस आपके पास है उसको इस्तेमाल करें और जनरलाइज सब्सिडी से गुरेज करें। देखिए अगर आप पेट्रोल या डीजल की कीमत इसलिए नहीं बढ़ाते कि आप गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, तो असल फायदा तो वो ले जाते हैं जिनके पास लैंड क्रूजर और V8 और बड़ी गाड़ियां हैं, जिनकी एक दिन की कंजम्पशन जो है वो मोटरसाइकिल वाले की 15-20 रोज की कंजम्पशन के बराबर है। तो आप मोटरसाइकिल वाले का, चिंची वाले का ख्याल कर रहे हैं और सारा फायदा जो है वो वाली गाड़ी उठा जाती है जो कि 7-8 किलोमीटर पर लीटर करती है। तो आप फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? फायदा तो बड़ी गाड़ी वाला उठा रहा है। तो ये डाटा जो है कि किसके पास मोटर बाइक है, किसके पास रिक्शा है, चिंची है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट के पास होता है। वहाँ पे CNIC भी उनके रजिस्टर्ड होते हैं। आप उन CNIC के जरिए टारगेट करें उन लोगों को, डायरेक्ट विस्प की से आप पेमेंट कर रहे हो और पेट्रोल या डीजल का रेट जितना मर्जी जाने दें। ये वो फार्मूला जो मैंने पिछली गवर्नमेंट में भी प्रपोज किया था एज ए मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और ये मैं मौजूदा गवर्नमेंट को भी ये प्रपोज कर रहा हूँ कि उनको
इस वक्त टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना चाहिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट और बेहतर इस्तेमाल उसका किया जा सके। जी। इसी तरीके से हमें थोड़ा सा ये रिव्यू करना होगा कि ये जो सस्ता बाजार, रमजान बाजार और इस तरह के जो होते हैं, क्या इनमें जो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि माफियाज आके सारा कुछ उठा के ले जाते हैं और वो बाजार में सस्ता महंगा बिक रहा होता है, या इससे बाकी किसी को फायदा पहुंचता है, और अगर नहीं पहुंचता तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जी। इसमें भी हुकूमत ने एक एहसास राशन स्कीम के नाम से शुरू किया था, उसका नाम बदला जा सकता है, लेकिन उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो देख लें तो चीजें जो है वो तो हुकूमत को, सारी हुकूमतों को पता है कि प्रॉब्लमैटिक चीजें क्या है और क्या चीजें काम कर सकती है, सिर्फ उनको नेक-नियती से उस पर अमल दरामद करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद वलीद साहब, क्या टेक है इस मामले पर कि अभी हुकूमत ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें 40 अरब रुपए मजीद इंजेक्ट करने का भी फैसला किया है, तो बेसिकली इसका दायरा कार वसी हो जाएगा, क्योंकि टारगेटेड सब्सिडी की अगर बात की जाए तो शायद ये तो मुश्किल होगा कि ऐसे लोगों को पिन पॉइंट किया जाए या ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिनकी आमदन कम है उनको बाजार से सस्ती चीज़ मिले, लेकिन उसके बरक्स ये एक आसान तरीका है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनकी माली मुआवनत कर दी जाए। तो अगर थोड़ा कंपैरिजन किया जाए इसका, इमरान खान की हुकूमत में 14,000 रुपया था फ़ी ख़ानदान, तो अब वो 2,000 रुपया है फ़ी ख़ानदान, तो 40 अरब रुपया जो इंजेक्ट किया गया है इस पर मज़ीद बढ़ाया गया है इसको, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। इसमें दायरा कार वसी करने के साथ साथ आपको नहीं लगता कि मौजूदा हमारी मईशत और महंगाई की सूरत को देखते हुए बेसिकली फ़ी ख़ानदान पैसे भी बढ़ाने चाहिए थे? बिल्कुल इसका दायराकार बढ़ाना चाहिए, और ये एक कामयाब तरीन प्रोग्राम है। दुनिया भर में इसकी तारीफ हुई, दुनिया भर इसको सपोर्ट भी कर रही है, और ये प्रोग्राम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू हुआ था और दुनिया में इसको रिकग्नाइज़ किया गया, वहाँ से इमदाद भी मिली, और पाकिस्तान को चाहिए कि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इसी तरह से लोग जो है पिछड़ा हुआ तबका जो है, गरीब तबका है, उनकी इमदाद की जा सकती है, क्योंकि जनरलाइज सब्सिडी जो है उसका फ़ायदा, जैसे सोहरावर्दी साहब बता रहे हैं कि उनका जो मतलब फ़ायदा जो है दूसरे लोग उठाते हैं ज़्यादा, दूसरे लोगों को फ़ायदा उठाने के वजह जो मैं अभी बात करना चाह रहा था इसके ऊपर, जो रमज़ान जो बाज़ार हैं, इस तरह के बचत बाज़ार हैं, मेरा ख्याल है कि ये इनका दायरा भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि वहाँ बिल्कुल लिमिटेड सी सब्जियां फल या जो भी वहाँ पे छोटे स्टॉल लगाए होते हैं और सब्सिडाइज करके लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास तबका और उसमें गरीब तबका जो है उसको खासा फ़ायदा पहुँच रहा है। बीच में थोड़े बहुत लोग होंगे जो फ़ायदा उठाते होंगे, लेकिन ये है कि जनरलाइज तरीके से अगर आप देखें तो वहाँ पे आम जो लोग हैं, गरीब तबका जो है वो वहाँ से शॉपिंग करता है, हर मतलब जो भी उन्होंने चीज़ें खरीदनी हैं तो इस तरह से उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं, आइडियाज़ जो हैं, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर काम करना चाहिए, ताकि जो सब्सिडी है उसका मैकेनिज्म जो है वो बेहतर किया जा सके और जो हकदार है उन्हीं को वो फायदा पहुंचे। बिल्कुल अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आबिद सुलैनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तफसील से आपने इस मुतालिक बात की कि ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है वज़ीर आज़म की जानिब से कि किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ किया गया है, और उन्होंने हुकूमत और काबीना इस पर किस तरह अमल पैरा होगी वो उन्होंने तफसील से बताया। और हम जिस तरह ये हिना डिस्कस कर रहे हैं कि अवाम को भी किफ़ायत शारी मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, वहीं मैं आखिर में एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि हम खुद जहाँ किफ़ायत शारी अपनाएं, वहीं हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ज़रूर नज़र रखें कि वो लोग जो बेचारे वो तबका जो अपने आप को बड़ा ढका छुपा रखता है, लेकिन उनका सफ़ेद पोश तबका जिनको कहा जाता है, और वो किसी से मांगने को और इस तरह को बिल्कुल भी अपने आप में नहीं करते, तो इसलिए उनका ख्याल आपको खुद से रखना है, और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनका भी जरूर ख्याल रखें। अच्छा जमील, ब्रेक पे जाने से पहले एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि आगे गर्मियां आ रही हैं, सब लोग जो है वो एसी वगैरह भी चलाएंगे। हम जहां अवाम के किफ़ायत शारी की बात करते हैं कि जी अवाम को बचत करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, तो सरकारी दफातर में अभी जब गैस की लोड शेडिंग थी तो उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर्स चलाए हुए थे, और बहुत ज्यादा जो है ना, वो तो फिर सरकार है ना, सरकार को तो सब फ्री है। ये मेरा एक सवाल ये है
कि क्या जब अब हालात इस तरह से हैं, मुईशत हमारी डूब चुकी है, क्या अभी भी एसी उसी तरह से ही चलेंगे, मतलब सुबह से चलेंगे और रात 12 बजे तक ऑफिस, और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और आपके सवाल से जुड़ा एक सवाल और है जो मैं छोड़ कर जाऊंगा और उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देते हैं इस टॉपिक को, कि हम ये बात कर रहे हैं कि फायर शहरी मुहिम में कि बिजली हम कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है, तो लोड ताकि कम पड़े, तो अल्टीमेटली फर्नेस ऑयल कम यूज हो, इम्पोर्टेड है, तो फिर उसके बाद हमें जो है वो एक बचत होगी। बट मेरा सवाल ये है कि IPPs के साथ जो हमारे मुआहदे हैं वो तो ये हैं कि बिजली बने ना बने, सप्लाई आए ना आए, तो उनको हुकूमत ने पेमेंट करनी ही करनी है। इसको रिवाइज करने की कोशिश भी की गई इमरान खान की हुकूमत में, सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस दी गई और उनके टैरिफ्स को भी रिवाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत क्या करती है इस मामले में, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिजली की कीमतों में हर हफ्ते इजाफा हो रहा है, कभी कुछ पैसों का, कभी कुछ रुपयों का। तो मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ कि इस गर्मियों में बिल बहुत ज्यादा आएगा, बिल बहुत ज्यादा आएगा। अभी से आप लोग बचत शुरू कर दें कि जमील हम आए दिन आवाम को तो हदायत करते रहते हैं, उनको हम बताते रहते हैं, उनको हम कॉशियस करते रहते हैं कि आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है, लेकिन ये जो सरकारी दफातर हैं उनमें जो लोग, जो हजरात मौजूद हैं, बहुत ही फिर आप सरकार की बात करें ना करें, माजरत के साथ जी, आप भी थोड़ा सा अगर बचत का सोच लेंगे। और इस बार सरकार नहीं, सरकारें हैं, सरकारें, ओह माय बैड, यस एक ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे आपकी हमारी सेहत की। और मुल्क में हैजे की वबा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और गुज़िश्ता 14 माह के दौरान मुल्क भर में 4 लाख के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि ये वबा क्यों फैल रही है, ये है क्या, और हैजे की अगर बात करें तो इसकी अलामात क्या हैं? बहुत शुक्रिया आपका और नियाजी साहब का और हिरा आपका। देखें, ये कोई वबा नई नहीं है पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के बनने से पहले चली आ रही है और इसका मेन जो वजूहात है उसमें गंदा पानी है जो कि आलूदा हो जाता है। जब आप अपने टैप खोलते हैं घर की तो वो पीने के काबिल पेरिशेबल वाटर नहीं है। इसी तरह जो आप हैंड पंप से निकालते हैं वो भी पेरिशेबल नहीं है। उसकी मेन वजह ये शहरों में ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ का, तो वाटर सप्लाई का और सीवरेज का, वो सीवरेज का पानी जो है वो कंटेमिनेट करता रहता है हर वक्त इसको ड्रिंकिंग वाटर को। और उसकी मेन वजह यही है कि वो बहुत ज़ईफ हो चुका है और उनकी एक लाइफ थी और वो पाइप्स जो हैं वो सिक्के के पाइप थे या स्टील के पाइप थे, वो सब करोजन का शिकार हैं। अब उनको बदलना चाहिए था, किसी ने नहीं बदला। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो अफोर्ड कर सकते हैं शायद मिनरल वाटर, और उसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसकी क्वालिटी का भी, लेकिन फिर भी वो कम से कम बेहतर है। अब यही लोग कर सकते हैं कि वो जब पानी पिए तो उसको खूब उबाल लें, यानी कि बॉयल होने दें, सिर्फ गर्म नहीं होने दें, फॉर अबाउट 10 मिनट, और उसके बाद उसको ठंडा करके किसी साफ जगह पे रख लें, साफ बर्तन में रख लें और उसको बच्चों को और बड़ों को इस्तेमाल कराएं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो छोटे बच्चे हैं और बूढ़े लोग हैं। बिल्कुल। और हमने पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो मिस किए। बच्चों की जो शरह अमवात थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, वो बहुत ज़्यादा अभी भी हाई है। फिर हमने उनका नाम बदलवा के हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया, मगर उधर भी हम फेल कर रहे हैं। और बच्चों में जो शरह अमवात है ज़्यादा, छोटे बच्चों के 1 साल से नीचे बच्चों की, उसमें सबसे कॉमन कॉज यही है पेट की खराबी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और उसके बाद छाती का इन्फेक्शन है। और ये इसका जो ज़्यादा जरासीम है वो कॉलरा के हैं, साल्मोनेला के हैं, शिगेला के हैं, जो टाइफाइड के भी बाद में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन हैं। तो और दूसरा ये है कि हमारी अपनी फूड हैंडलर्स की हाइजीन भी बिल्कुल कोई इसी नहीं कि हम उस पर फख्र कर सकें। ना वो हाथ धोते हैं खाना काटने के वक्त, सब्जियां ना बनाने के वक्त, ना उनको शऊर है, ना उनकी
उनकी ट्रेनिंग है जी। और ना उधर फुकदान भी है, हाथ धोने की जगह ही नहीं है। तो इसलिए हमारा दीन जो है वो तो कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह करे ये निस्फ ईमान हमारी जिंदगियों में आ जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगी हालात। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप निगरान वज़ीर सेहत पंजाब भी हैं, तो मैं इस मामले पर भी थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 14 माह में 4 लाख के करीब मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुछ स्टैट्स भी हमारे सामने हैं, अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। पंजाब में हैज़े के 246 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी बताइएगा कि हुकूमती इक़दामात क्या किए जा रहे हैं इसको ओवरकम करने के लिए। लेकिन जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारा पब्लिक हेल्थ का असूल है कि जो रिपोर्ट होते हैं उससे तकरीबन 10 टाइम्स मोर होते हैं। तो रिपोर्टिंग तो बहुत, हमारे को सिस्टम भी इतना फाल नहीं है। लोग, बच्चों का पेट खराब हुआ, बड़ों का हुआ, वो ठीक हो गया, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। इसलिए मेरे ख्याल में द प्रॉब्लम इज मच बिगर देन व्हाट वी आर सीइंग। और इसके लिए देखें, हुकूमत की दो चीजें हैं। एक तो हुकूमत ने का फर्ज है, किसी भी हुकूमत का, बशमूल हमारी हुकूमत का, कि वो साफ पानी मुहैया करे। एक अल्लाह की नेमत है, वो नेमत रहनी चाहिए, उसको जहमत नहीं बनना चाहिए। बहुत बड़ी नेमत है पानी। तो जब पानी ही हम नहीं पिला सकते अपने लोगों को, तो फिर क्या करेंगे? अब वो इन 2 या 3 महीनों में, हम तो एक केयर टेकर सेटअप है, वो हम तो यही कह सकते हैं कि इनको सबको बदलना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना, इसके लिए फंडिंग रखना डेफिनेटली हम रखेंगे और रख के जाएंगे, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमतें भी इस तरफ तवज्जो करें। इन बीमारियों को, हेपेटाइटिस को प्रिवेंट किया जाए रादर देन ट्रीट किया जाए, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी भी है। इससे बहुत सारे लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, बच्चे और बूढ़े। तो मैं समझता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ साफ पानी मुहैया कर दें, आधी बीमारियां आपकी खत्म हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका लॉन्ग टर्म ये है कि हम लोगों को जो है वो साफ पानी फराहम करें और अपनी सेहत का आप लोग प्लीज ख्याल रखें। पानी घर में इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन पानी को उबाल कर, बॉयल कर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और हिना, हम अक्सर फूड सिक्योरिटी पर बहुत एम्फसाइज करते हैं, बड़ा जोर देते हैं। उसकी रीजन ये है कि पूरी दुनिया में जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा फोकस ये होता है कि आप फूड सिक्योरिटी को अपने 100% कर लें, तो क्या होता है कि आपके अस्पतालों पे बोझ बहुत कम पड़ जाता है। जब लोग खुराक अच्छी खाएंगे तो वो बीमार भी कम होंगे। और हिना ने बहुत सही कहा कि अगर पानी आप नहीं अफोर्ड कर सकते, मिनरल वाटर या बाहर का पैक्ड पानी, तो एक तो फिल्टर्स लगे हुए हैं हुकूमत की जानिब से, वो उस पानी का इस्तेमाल करें, या आप घर में पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। तो आप को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खुद रखना चाहिए। बिल्कुल। हम हर चीज में हुकूमत को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे मौशी हालात हैं, हम किस तरफ तवज्जो दें। फिलहाल आप अपनी सेहत पर खुद तवज्जो दें, बहुत अपना ख्याल रखें। पानी जो है वो बॉयल करके पिए प्लीज। और हमें, मुझे लगता है, ब्रेक लेनी चाहिए। हेडलाइंस, आप लोग हेडलाइंस देखें, 10 बजे की हेडलाइंस देखें, फिर वापस आएंगे और आपसे मजीद बातें करेंगे, मजीद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और फिर खुशामदीद। बारखान वाक़े में अहम पेशरफ्त, खान मोहम्मद मरी का एक और मुगवी बेटा बाजियाब करवा लिया गया है। और लेविस ने 19 साल अब्दुल मजीद को बाजियाब करवाया है और खान मोहम्मद मरी की बीवी, बेटी और 2 बेटों समेत बाजियाब अफराद की तादाद अब 4 हो गई है। पुलिस राय के मुताबिक मजीद मुग़वियान के मुल्तान में कैद होने की इत्तलात हैं और पुलिस ने अब्दुल रहमान कैतरान को कोयटा से गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये मामला जिसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मौजूद जो है वो खातून कुरान में हाथ लिए वो दुआएं दे रही थी और निजी जेल से रिहाई की अपीलें भी की जा रही थी। उसके बाद ये मामला उठा और कानून ने अपना रास्ता लिया, कुछ गिरफ्तारियां हुई, इन लोगों को बाजियाब भी करवाया गया। तो बारखान वाक़े पर मुजाहिरीन ने धरना भी दिए रखा और मुलजिम के खिलाफ मकतूला खातून की वीडियो भी सामने आ गई। तो वजूहात और सिक्योरिटी इदारों पर भी जो है वो सवालात उठ रहे थे। तो ये एक इसमें अहम डेवलपमेंट हुई जो हम अपने नाज़रीन के साथ हमने शेयर की। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं, एक और सोशल इशू अब हम डिस्कस करते हैं जनाब, खानदानी झगड़ों और दिल की भड़ास निकालने में व्हाट्सएप का इस्तेमाल। अब मैं इसको इस्तेमाल कहूँ या कमाल कहूँ, ये हम हिना से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये जो दिल जले स्टेटस लगाए जाते हैं हिना, ये इसके पीछे क्या रीजन होती है? आपकी किसी के साथ कोई जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जमील। मुझे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना लोगों की सोच, रवैयों में भी तब्दीली आई है। और एक वक्त था जब लोग घर की बात जो है ना वो घर तक ही महदूद रखते थे।
मगर अब जो है वो घर की बात जो है ना, एक तरफ अगर हम ये कहें कि दिल में रखी जाती है तो गलत सबको है। बताते हैं। अब तो सबको बताया जाता है, अब तो सोशल मीडिया पर उसको आम किया जाता है, स्टेटसेस लगाए जाते हैं। और अगर बात करें फैमिली ग्रुप्स की जो व्हाट्सएप पर बनाए जाते हैं, पहले तो ये होता था खानदान में बैठकर, फैमिली में बैठकर आपस में उसको जो है ना सॉर्ट आउट किया जाता था। अब टेक्नोलॉजी ने इतना इम्प्रूव कर लिया और इतनी एवोल्यूशन हो चुकी है कि अब जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनना शुरू हो गए हैं और इनफरादी और खानदानी जो झगड़े हैं वो यहीं पर निपटाए जा रहे हैं। हालांकि एक ही घर के आप देखें ना, कई अफराद जो हैं वो अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, बहन भाई अगर एक ग्रुप में हैं, तो आपस में मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे को मशवरे भी देंगे, दिल की भड़ास भी निकालेंगे। कम्युनिकेशन का जो एक जरिया ना हिना, पहले तो ये था अच्छा किसी को कॉल करो, हालचाल पूछो, फिर इधर उधर की सुनो, फिर फलां फलां का पूछो, तो एक वो एक जरिया होता था, ठीक है। अब तो क्या है, आप चलते फिरते उठते बैठते ऑडियो मैसेज किया, इधर से वहां से जवाब आया, ऑडियो मैसेजेस ग्रुप्स बन गए, किया करे सेफ नहीं होते। ग्रुप्स बन गए हैं और एक मैसेज करना है और वो हजारों लोगों को पहुंच जाना है। और जमील, ये जो स्टेटस लगाने वाली चीज है कि आपने अपने व्हाट्सएप पे, अब अगर आपकी लड़ाई हुई है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, तो वो पूरे रिश्तेदारों को, ऑफिस के लोगों को, कलीग्स को, सबको पता चल जाता है। द रीजन इज कि जब आप स्टेटस लगाते हैं तो जितने भी आपके लिस्ट में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो शेफ है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो माली है, वो सब आपका स्टेटस व्यू करते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी लड़ाई होती है और आपका दिल दुखी और आपको दिल तो अच्छा ना, लोग जुड़ गए एक दूसरे से, तो अच्छा ना हुआ। लेकिन देखिए ना, ये बातें घर की बातें सबको पता चल गया, सबको पता चल गया हिना के साथ क्या चल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट गुड ना। मेरी बात सुनो, मियां बीवी का एक झगड़ा है, बीवी स्टेटस लगा देती है कि जी दिल टूटे, अगर कोई पोएटिक कैप्शन लगा देती है, तो लोग उससे पूछे कि क्या हुआ भाई, शौहर से झगड़ा हो गया है, फिर शौहर की जो ना वो उसके बारे में क्वालिटीज ऑफ अ गुड हस्बैंड का अगर वो लगा दे, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अच्छा, तो हिना मुझे एक बात करने से क्या होता है, दिल की भड़ास निकलती है या गुस्सा कम हो जाता है या होता क्या है? मुझे लगता है ये इनडायरेक्ट मैसेज आप दे रहे होते हैं और आपकी कोशिश होती है कि जिसके लिए स्टेटस लगाया है ना, वो जरूर एक बार देख ले और पता चले वो देखी ना। अच्छा, ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि वही शख्स आपका स्टेटस व्यू नहीं करता जिसके लिए आपने वो स्टेटस लगाया होता है। तो मुझे लगता है कि वैसे ये दिल वेंट आउट करने का एक अच्छा तरीका है। जब आप किसी से बात नहीं कर सकते, डायरेक्टली जाके उनको अप्रोच नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट वे ऑफ गिविंग समबडी अ मैसेज व्हेन समबडी इज नॉट लिसनिंग टू यू। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मसला चल रहा है, बहन भाइयों के आपस में कोई ऐसी बात चल रही है, तो आप स्टेटस लगा के, और जमील आजकल तो फिर आप देखें ना, अगर मैं कोई गाना, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि अगर मैं कोई गाने पे स्टेटस पे कोई ऐसा गाना लगा देती हूँ, कोई दुखी गाना या कोई वैसे गजल, क्योंकि जनरली मुझे इस तरह के गाने, थोड़े सैड सॉन्ग्स पसंद है, इसकी कोई अपैरेंट रीजन नहीं है, तो लोग पूछते हैं, जाता है ब्रेकअप हो गया है, किसने दिल तोड़ दिया है, आज तो बहुत गम ब्रेकअप से पहले ये तो पता चले कि पैचअप किसके साथ है, तो फिर बताएंगे ब्रेकअप किससे हुआ है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि जो व्हाट्सएप स्टेटस है, क्या इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोई गेस्ट मौजूद है? ओके हाँ जी, तो मुझे आप गेस्ट है इस टॉपिक में बात करने के लिए। अच्छा हिना, मुझे तो लगता है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसने बेसिकली हमें बनाना था ग्लोबल विलेज। मुझे लगता है इसने बना दिया गोबर। ठीक है, गोबर इज नॉट अ बैड वर्ड, लेकिन चूंकि देखिए ये गंद है, हम अपनी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं बेसिकली। तो आप देखिए कि वो सवालात की भरमार, फिर लोगों के लिए परसेप्शन डेवलप हो जाना, फिर उसी अंदाज से उससे बात करना, बात निकलवाना, ठीक है, फिर उसके लिए अच्छा जिसको नहीं भी पता उसको भी बताना। अच्छा, यही बात तो हम कर रहे हैं कि पहले जो घर के झगड़े होते थे, घर के जो लड़ाइयाँ होती थी, घर के जो मसाइल होते थे, वो मिल बैठ के आपस में सॉर्ट आउट कर लेते थे। जब आपने लोगों को इतनी एक्सेस दी अपनी जिंदगी में, जब आपने स्टेटसेस लगाना शुरू कर दिए, और कोई भी अगर आपका दिल दुखता है, आप स्टेटस लगाते हैं, तो माइंड यू कि जितने लोग वो स्टेटस व्यू करते हैं, वो आपके बारे में एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं। या तो हम इंटेंशनली इस तरह से कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर एक और भी बहुत अच्छा फीचर है जो मैं अपने आई एम श्योर सबको पता होगा कि स्टेटस में भी ऑप्शन होता है कि हु कैन व्यू योर स्टोरी। अगर आपका मकसद है कि आपका स्टेटस सिर्फ आपके, फिर तो आपको सिर्फ उसके लिए लगाना चाहिए जिसके लिए आपने लगाया है, कि वो देख ले, बाकी कोई ना देख सके। अगर आपका ताकि तो आप किया करें ना ऐसे, आप क्यों नहीं करते? मेरा तो वैसे कोई इंडायरेक्ट सब देख लेते हैं, मेरा तो सब लोग पूछते हैं फिर लोग आपसे कि ना क्या हुआ, क्यों इतनी गमज़दा हैं? ये तो रोज हो रहा है मेरे साथ। क्यों इतना दुख और तकलीफ में ऐसे सवालात पूछे जाते हैं, फिर आपसे पूछे जाते हैं भाई, फिर आप जवाब भी देती हैं? नहीं, आई डोंट रिप्लाई, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और अगर सबको मैं बैठ जाऊं रिप्लाई करना तो पॉसिबल भी नहीं है। तो मखसूस लोगों को तो करने पड़ते हैं, मखसूस लोगों को, या फिर फैमिली के कुछ लोगों को, या कभी मेरे सिबलिंग्स अगर पूछ लें। अच्छा, कोई भी स्टेटस अगर आप किसी को साइलेंट मैसेज देना चाहते हैं, अच्छा तरीका है, लेकिन उसका फिर इस फीचर का इस्तेमाल करना भी सीखें। अगर आप मैसेज देना भी चाह रहे हैं किसी को इनडायरेक्ट,
तो कस्टम का ऑप्शन होता है कि आप उसमें अपनी मर्जी के लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप अपने हस्बैंड, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपने ऑफिस के लोगों के लिए, अपने प्रोड्यूसर्स के लिए कोई स्टेटस लगा रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को ही आप कस्टम पे रख के उन्हीं को उन लोगों को ऐड कर लें, उन लोगों को ऐड कर लें आप। अच्छा, इसमें अब तो वो टाइम वाली भी आ गई है ना इसमें ऑप्शन कि आपका 1 घंटे बाद वो स्टेटस। I think that's या on message- Snapchat. That's on Snapchat. नहीं, व्हाट्सएप ने कर दिया फीचर कौन सा? डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाला? डिसअपीयरिंग मैसेज। जी जी जी, वो तो 24 आवर्स, 1 आवर, 7 आवर्स वो कुछ इस तरह। आप पे है, मतलब मैं आपको एक मैसेज करूं और मैं उस पे लगा दूं टाइमर 1 घंटे बाद ये तो भाई disappear हो जिसने जाए। स्क्रीनशॉट लेना होगा, जिसने मुझे तो ये उसका फीचर स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकता मेरे ख्याल में। नहीं लिया जा सकता है बिल्कुल। ये स्क्रीनशॉट पे भी कभी हम बात करेंगे। अच्छा। शुरू में होता था जी। सोशल मीडिया की जो एप्स हैं, इन्होंने शुरू में एक फीचर दिया था जब आपका कोई स्क्रीनशॉट लेता था तो आपको Notification। पता चलता था। अब वो भी नहीं पता चलता कि आपका स्क्रीनशॉट अच्छा, there's this application Snapchat which उसका people पता think is चलता है। like absolutely very safe, yes, और उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं आपको पता चलता है, अगर आपकी चैट को कोई सेव करता है पता चलता है, अगर आपकी पिक्चर्स को कोई सेव करता है उसका भी पता चलता है, कितने लोगों ने आपके स्टेटस को देखा, खैर वो तो व्हाट्सएप पर भी पता चलता है। तो आप स्नैपचैट भी यूज करती हैं? नॉट रियली, आई थिंक आई एम वैसे है फोन में। फोन में तो है वो तो जितने भी और यूथ क्या? है यंगस्टर्स के फोन में है, जो यंग लोग है ना वो अच्छा, ज्यादा लोग स्नैपचैट स्नैपचैट यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं आई थिंक और फेसबुक इज टू आउटडेटेड। इट्स व्हेयर द पीपल आर लाइक, मुझे लगता है जो जिंदगी से बस अब बोर हो जो चुके हैं, सादे लोग हैं ना मेरे जैसे, वो उनका फेवरेट फेसबुक ही है। ठीक है, आगे बात इनको करें। इनको मैं सादा नहीं कहूंगी, ठीक है। पर ओके, सादे लोगों के लिए टिकटॉक फेसबुक। यूज करते हैं लोग। आई और डोंट यूज टिकटॉक, आई यूज इंस्टाग्राम, आई यूज ट्विटर, आई डू यूज स्नैपचैट और व्हाट्सएप तो फिर हम यूज कर ही अच्छा, होते हैं। स्नैपचैट के फिल्टर्स लड़कियों में बड़े मकबूल है, उसकी क्या रीजन है? अच्छा, फिल्टर्स में भी कभी बात करेंगे भाई, फिल्टर्स की तो दुनिया ही अलग है। कहा जाता है, वो तो आपको एक बैठे बैठे अंदाजे के एंजेलिना जोली मुताबिक, बना देते हैं भाई। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि पहले एप्स आती थी कैमरास की जिसमें फिल्टर्स होते थे डिफरेंट। ठीक है, अब तो जिसके पास स्नैपचैट है उसको कोई और ऐप करने की जरूरत नहीं है कैमरा फिल्टर्स के लिए। कैमरा वो कहते हैं कि इंस्टा के जो फिल्टर्स है ना, पहले ना ब्यूटी कैम्स आया करते थे और वो हाँ। लोग स्पेशली डाउनलोड करते थे। जमील, अब मैं आपकी तस्दीक करती चलूं कि अब सिर्फ स्नैपचैट पे नहीं बल्कि अब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आई थिंक फ्यूचर में ट्विटर पे भी फिल्टर्स आ जाएंगे। फिल्टर तो हर जगह है, बट लोग ये खवातीन ये कहती हैं कि स्नैपचैट के फिल्टर्स आर दी बेस्ट वन। ये अच्छा, इसकी क्या रीजन है? आई वुड नॉट एग्री विद इट। ठीक है, मैं क्योंकि मैं तो यूज ही नहीं करता स्नैप, मैं हूं ही नहीं स्नैपचैट पे। ठीक है, लेकिन लोग अच्छा, तो बहुत आप use करते नहीं है स्नैपचैट No. पे, बनाने का कभी ख्याल भी नहीं आया? हैं। ये ऐसी लत है हिना, मैं आपको क्या बताऊं, जिंदगी में और बड़े काम है, कारोबार जिंदगी जो है ना वो आप तो चलते वैसे रहने ही चाहिए। माशाल्लाह से काफी मसरूफ इंसान है, तो आप इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते। यू आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एट ऑल, आई बिलीव। देखिए, सोशल मीडिया का काम, यूट्यूब चैनल बना दिया तो ज्यादा वक्त जो है सोशल मीडिया का काम है कम्युनिकेशन। तो आप बस कम्युनिकेशन करें ना। व्हाट्सएप पे कर लें, जरूरी नहीं है कि आप स्नैपचैट और इस तरह की फजूल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें। भाई जमील का ये कहना है कि वक्त बहुत कीमती चीज है, आई एग्री। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। आपको पता है पूरी दुनिया में, अब आप, मैं आखिरी बात करके हम ब्रेक लेते हैं क्योंकि इरफान ज़हीर साहब आ चुके हैं, हम पीएसएल पर उनसे बात करेंगे। पूरी दुनिया में अब बुक्स लिखी जा रही हैं, सोशल मीडिया पर एक इशू उठ रहा है कि आप अपने जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कैसे करें, कैसे कर सकते कैसे कम करें। अब इस पर काम हो रहा है क्योंकि लोग बहुत एडिक्टिव हो गए हैं और एडिक्टिव होने की वजह से उनकी सलाहियतों में कमी आ रही है, सोचने समझने की, काम करने की। वो उनको गेम्स खेल लें, मोबाइल फोन यूज कर लें, सोशल मीडिया पर रह लें और जिंदगी में कोई कुछ भी और क्रिएटिव काम वो ना करें। तो पूरी दुनिया में अब इस पर काम हो रहा है। इस पर काम हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जिन लोगों का इस्तेमाल, फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, आईपैड्स, टैब्स, लैपटॉप्स का, 60% ऐसे लोगों की जो है ना वो बिनाई मुतासिर होती है और फिर नजर जाने का भी जो है ना उम्र के किसी हिस्से में खदशा होता है। इसलिए बहुत ख्याल किया करें, स्क्रीन टाइम को मैनेज करें। और आईफोन में तो ये फीचर भी होता है कि आप अपनी स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आईफोन आपको नोटिफाई कर देता है अगर आपका स्क्रीन टाइम जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाए, जो आपने सेट किया हो। एंड्रॉइड भी करता है, अब सब में ये फीचर है, बस लेकिन लोग यूज नहीं करते। यूज नहीं करते, पता ही नहीं है इस फीचर का, जैसे कस्टम वाले फीचर का पता ही नहीं है कि स्टेटस कौन कौन व्यू कर सकते हैं। एनीवेज जी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You are watching सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे क्रिकेट की, पीएसएल की। और इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है इरफान ज़हीर साहब ने, जो कि हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जबरदस्त एंकर पर्सन है। थैंक यू सो मच इरफान साहब। इरफान साहब, कल के मैच की बात करते हैं, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स। मुल्तान सुल्तान ने ये मैच जीता 3 रन से, लेकिन कराची किंग्स की फील्डिंग जो थी ना बहुत ही पुअर, क्या कहेंगे? हाँ, वन ऑफ द रीज़न आपने ठीक कहा कि कराची किंग्स ने काफ़ी रन कंसीड किए पुअर फील्डिंग की वजह से।
और हमें मालूम है कि T20 गेम में एक एक रन बहुत क्रूशल होता है, आल्दो कि हर फॉर्मेट में ही होता है, बट T20 क्योंकि बहुत छोटा फॉर्मेट है, कमबैक के चांसेस कम होते हैं। और वही रीज़न नज़र आई कि जिस तरह उन्होंने 3-4 तो इजी बाउंड्री जो सिंगल हो सकते थे उन्होंने बाउंड्रीज करवाई और इवेंचुअली वो फिर आपको कॉस्ट किया। कराची की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस को वो प्रॉपर्ली टिक कर रहे हैं, बट एक आधी चीज़ ऐसे हर मैच में कर रहे हैं जिससे वो बड़ा क्लोज मैच हारे हैं। और हमने देखा है कि जो उन्होंने अपने 4 मैचेस में से 3 हारे हैं वो बहुत ही क्लोज मैच हारे हैं। Exactly. और 3 मैच तो कोई 5 रन से, कोई 2 रन से, कल वाला 3 रन से, फिर इसी तरह 5 रन से, बहुत उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्लोज मैचेस हारे जो कि इजीली दैट हैड बीन कन्वर्टेड इन देयर विक्ट्री एज वेल। तो वो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें फिनिशिंग जो लाइन को क्रॉस करना होता है वो नहीं कर पा रहे। उसके कई फैक्टर हो सकते हैं, कोई फिनिशिंग के रोल वाला नहीं है। माद अपनी एफर्ट से ज़्यादा पुट इन कर रहे हैं एज ए कैप्टन भी और एज ए बैटर भी, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं बट बैटिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। शोएब मलिक से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आके ये चीज़ करे, बट अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं अपनी, बट वो लाइन को पार नहीं कर पा रहे। तो ये मेरा ख्याल है कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन इरफान साहब, बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? आप देखिए कि आखिरी 4 बॉल्स पे 6 रन चाहिए थे कराची को, और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। आप 22 आपको 22 चाहिए था मेनली, तो आपने 15 तो कर लिए थे। ठीक है, तो आप 6 स्कोर नहीं कर सके, आपके पास 4 बॉल्स भी थी। देखिए होता ये है जमील, क्रिकेट के अंदर आप जिस तरह हिटिंग कर रहे होते हो तो इजीली हो तो यही सकता था कि आप डबल ले लेते, कोई छोटी मनूवर करते बॉल को, तो चले आप 5-6 करके वैसे ही आपने टाई कर देते या कुछ ऐसा करते। बट क्रिकेट में होता है कि जो आपका मोमेंटम बना होता है आप उसी को कैरी करने की कोशिश करते हो। जैसे वो छक्के लगा रहे थे तो उनका था किसी मोमेंटम पे एक बाउंड्री बस हमें चाहिए, हम मैच को फिनिश कर देंगे। बट उधर क्रेडिट अब्बास अफरीदी को भी देना पड़ेगा, जिस तरह पूरी टीम उसके पास आके उसको गाइड कर रही थी, प्रेशर उस पर बिल्ड हो गया, नो बॉल्स उससे हो रही थी, वाइड बॉल उसने 2 कटी की, बल्कि 3 उसने वाइड बॉल भी कर दी। फिर उसने जिस तरह कमबैक किया, ये बहुत ही मुश्किल होता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जब पूरी दुनिया आपको देख रही है और आपको इस तरह फिर हिटिंग भी हो चुकी है और मैच ऑलमोस्ट अब हार चुके हो, फिर कमबैक करना, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और जितना क्रेडिट उस लड़के को दिया जाए वो कम है। एहसानुल्लाह की जब हम बात करते हैं, एक उसका भी जिक्र साथ करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है डिफरेंस तो वही था, एहसानुल्लाह फिर दोबारा बने। आल्दो कि उन्होंने विकेट कोई नहीं ली, बट हार्डली उन्होंने 17 रन दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि T20 और आप चेज ऑलमोस्ट आपने टारगेट को जो सेव करना वो 197 है और आप इतना बड़ा टोटल को सेव कर रहे हो, सिर्फ 17 दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एहसानुल्लाह भी इट इज रिटन ऑन द वॉल कि वो पाकिस्तान में की टीम में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो कभी एक वक्त होता था लाहौर कलंदर्स का ये हाल होता तो लाहौर कलंदर्स पे हम इस तरह की बात किया करते थे कि इंटैक्ट नहीं है टीम और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही। तो अब कराची का ये हाल है, लाहौर का भी यही हाल है, कोयटा का भी यही हाल है। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने जितना इम्प्रूव किया, अब जिस तरह 2 गैर मुल्की खिलाड़ी भी इंग्लैंड के ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो डू यू थिंक लाहौर कलंदर्स की टीम मजीद स्ट्रांग होने जा रही है इस एडिशन के बाद? बिल्कुल ऐसा ही है। उनका यही था कि बैटिंग थोड़ी सी वीक लग रही थी, बॉलिंग तो उनकी जैसे हम सब जानते हैं कि इस PSL की या वैसे भी जनरली भी देखा जाए शायद दुनिया की जितनी भी लीग्स है सबसे बेस्ट लाहौर कलंदर की लाइनअप नजर आती है। पर्टिकुलरली जब से हमने देखा कि राशिद खान भी उनकी टीम का पार्ट बन चुके हैं, तो बहुत ज़बरदस्त साइड है। जब बैटिंग के अंदर उनकी थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि फिर वो जो एक थोड़ी सी हमें वीकनेस कहना चाहिए या थोड़ी सी आप कह सकते हो कि उस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह मुल्तान सुल्तान की हम बात करते हैं कि बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा ख्याल है वो भी उसी तरह की उनकी अच्छी साइड बन जाएगी। और फिर जो फाइनलिस्ट की जर्नी की तरफ नज़र आ रहे हैं, ये दोनों साइड नज़र आ रही हैं कि ऐसी साइड नज़र आ रही हैं जो अनबीटेबल नज़र आ रही हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं। तीसरी टीम की अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हंट में नज़र आ रही है, बट उनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेथड एग्रेसिव ही है, हर बॉल पे हिट करने वाला मेथड है। वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। although T20 हम बात ही एग्रेशन की करते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट की करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जब विकेट्स गिर जाए या कोई ऐसा हो तो कंट्रोल्ड एग्रेशन की जो बात की जाती है क्रिकेट के अंदर, वो रखना पड़ता है। हाँ। आज के मैच के हवाले से क्या कहें? इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर आमने सामने होंगी दोनों टीमें। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों एक तरह की साइड है। ज़ल्मी का भी बैलेंस अब बनता चला जा रहा है। वहाब ने लास्ट मैच में अच्छी बॉल की, क्योंकि वहाब आज परफॉर्म करते हैं तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। तो मेरा ख्याल है कि फिर बाबर भी रन करे, हारिस बड़ा अच्छा है, साइम अयूब की बात की जाए वो एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, तो इनकी भी टीम का कम्बिनेशन एक बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और पॉल उनके पास है, जिमी निशम है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक अच्छा तगड़ा मुकाबला हमारे व्यूवर्स को आज देखने को मिलेगा। और ये भी समहाउ डिटरमिन करेगा
कि जैसे टॉप 2 टीम्स का तो हमें पता चल रहा है कि ये इस जी। PSL की टीम्स हैं, ये समहाउ डिटरमिन करेगा कि तीसरे नंबर की टीम कौन सी है, बिल्कुल। फिर वो चौथे नंबर की टीम के लिए लड़ाई हो जाएगी। तो ये भी एक समहाउ एक जर्नी के लिहाज से एक अच्छा है कि आपको पता चलेगा दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी है। आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है। हाँ, ऑन पेपर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, उनका मोमेंटम थोड़ा बेहतर है। शादाब की कैप्टनसी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, डिसीजन बड़े अच्छे कर रहे हैं। अच्छी चीज़ उनकी है कि कोई भी सिचुएशन हो घबराते नहीं है, ना वो घबराते हैं ना उनकी टीम पैनिक करती है। कोई भी आप उनका प्रीवियस सीजन के मैच के देख लें, इसको भी देख लें, जी। ज़रा कूल एंड काम रहते हैं, कोई ऐसा अग्रेसिवनेस नहीं लेके आते। वो फिर आपका पूरा मैच के जो एटमॉस्फेयर है उसको भी वो चेंज करती है चीज़। बिल्कुल, बड़ा इफेक्ट और होता लड़के है। फिर अपना डबल भी देते हैं कि कैप्टन अगर उनको इस तरह सपोर्ट कर रहा है तो वो चीज़ भी ऊपर लेके जाती है। ट्रू दैट। अब लाहौर में मैचेस के लिए प्लानिंग पूरी कर ली गई है जी। और कहा यह जा रहा है कि टीम्स जब इन आउट होंगी उसके बाद ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा। जी। तो एक तो लाहौरियों को ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मुल्तान के लोग इतने नाराज थे, वो कहते ऐसे लग रहा था कर्फ्यू लग चुका और चूंकि वो और पूरे टाइम के लिए कॉर्डन ऑफ होता था सारा जी, और ऐसे। डाइवर्जन्स लगी होती थी सारी। तो लाहौर में ऐसा नहीं है अभी तक का जो प्लान सामने जी आया। ऐसे ही। देखिए उसमें मुल्तान का तो वैसे भी स्टेडियम सुना है कि थोड़ा बाहर है, मैं अभी गया तो नहीं, बट वो सिटी के अंदर नहीं है, तो फिर भी ये सिचुएशन थी, फिर भी ये क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी तरह का भी। लाहौर का ऑलरेडी आपको मालूम है कि गुलबर्ग का एरिया पहले ही वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट और वो जो कलमा आपका चौक कलमा भी चौक है, तो बिल्कुल। आपकी तो पहले ही सारी ट्रैफिक डाइवर्ट ही कदाफी से होके आती है। यस। कदाफी तो कॉर्डन ऑफ होगा, कदाफी को तो नहीं ओपन किया जा रास्ता सकता। खुलेगा कौन सा? नहीं, वो फिर वो आपको या तो फिरोजपुर रोड लेंगे, जो लोग डिफेंस से दूसरी तरफ जाते हैं वो, या वो रोड यूज की जाएगी और वो इतना ज्यादा प्रेशर है और ऑलरेडी आप ट्रैफिक देखें, या फिर आप जेल रोड लेंगे तो वो काफी प्रॉब्लम तो आएंगे। Yes, बहुत ज्यादा बिल्कुल। लंबा रूट बन Let's see, जाता अब है। अल्लाह करे वो कलमा वो चौक मेरा खुल ख्याल है जाए। उसमें अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि आप घरों में रहें। घरों में और ये ज्यादा Skype पे, अच्छा है। Zoom पे सारा वो काम जिस तरह करेंगे। कहते थे हम कोविड के अंदर स्टे होम स्टे सेफ, वर्क फ्रॉम होम। उसमें ये हो सकता है कि आप अपने टीम्स की जो स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है समहाउ, आप बता दिया जाता है कि आप थोड़ा अपडेट रहें ट्रैफिक पुलिस से कब वो टीम्स इन कर रही हैं आउट कर रही है, क्योंकि 15 से 20 मिनट का पीरियड होता है जब वो होटल से गद्दाफी स्टेडियम आती है। इसी तरह वापसी के लिए भी यही टाइम होता है। तो वो जो 15-20 मिनट की जब आपका वो एक ब्रेक लगता है पूरी ट्रैफिक को, तो वो फिर आपका पूरा वो बहुत प्रेशर कंजेशन Cluster बन जाते हैं। कंजेशन बहुत हो जाती है। वो कंजेशन को अवॉइड करने के लिए आप हाफ एन आवर का कुछ डिस्टेंस सिस्टम ऐसा कर लें, हाँ, पहले से शेड्यूल दे दिया जाए ना, जी। या तो थोड़ा वो पहले ज्यादा निकल आए बेहतर या है। थोड़ा बाद में जाएं। एक चीज अच्छी ये है कि प्रीवियस PSL में भी हमने देखा कि आपके जितना भी गुलबर्ग के बिजनेसेस थे उसको क्लोज नहीं किया गया। उससे पीछे क्या होता था कि आपकी तमाम गुलबर्ग की जितनी भी मार्केट्स हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। yes। आपको पता लिबर्टी है आपका, बिल्कुल। Let's see अब इस बार क्या सब देर ऑल situation ओपन, होती है। अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है बिल्कुल, इस बिल्कुल। कि बिजनेस के इफेक्ट नहीं हो तो रहा। इरफान साहब मेरा फिर जा रहे हैं आप मैचेस देखने लाहौर जी, स्टेडियम। इंशाल्लाह। चले फिर हमें भी साथ लेके जाइएगा। अभी हम जनाब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं जाते जाते। मुल्तान सुल्तान्स जो है नंबर 1 पे, लाहौर कलंदर्स नंबर 2 पे, पेशावर तीसरे नंबर पे, कराची चौथे, इस्लामाबाद 5वें और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आखिरी नंबर पर है। लेकिन इस्लामाबाद की एक चीज देखें ना, सिर्फ उसने 2 मैच खेले हैं, तो वो उसका 5वें पे आना मसला नहीं है, क्योंकि उसने अभी हार्डली 2 मैचेस खेले, सबसे कम एक जीता एक हारा। सबसे कम मैचेस खेले हैं, तो वो दे हैव एबिलिटी टू कम ऑन द टॉप एज वेल। तो वो मेरा ख्याल है कि ऊपर आएंगे। मुल्तान को सस्टेन करना पड़ेगा। मुल्तान को कर रहे हैं जी, मुल्तान जबरदस्त करें जा और रहे हैं। कैसे करें, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, आप फिक्र ना करें। आप अनप्रेडिक्टेबल है ना, आप लाहौर कलंदर्स के बारे में- अनप्रेडिक्टेबल है आपको, यू नेवर नो लेकिन दुआ तो कर नीचे सकते हैं वाला ना। ऊपर आ जाए, ऊपर लेकिन वाला नीचे positive आ तो जाए। सोच सकते हैं ना आप लाहौर कलंदर्स के बारे में। आप जितना पॉजिटिव सोचती है ना, पता है, मुझे पता है, खासतौर पे टीम्स के बारे में जी, जी। और मैचेस के बारे में। आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट यू हिना। Thank you, thank you, जितनी जमील। आप पॉजिटिव है माशाल्लाह, Thank बहुत you, पॉजिटिव thank वाइब्स you. आती Means हैं a lot. खासतौर पर मैचेस को लेकर। Coming from you, this actually means a lot। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब Thank हमें you very सुनो much, पाकिस्तान इरफान में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन आपसे लेंगे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।